Assalamualaikum dear students, I hope you all are well. Welcome in today's class. अच्छा जी, आप लोगों की मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ लिए कि आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग पे चाहिए। हम जैसे ही प्लानिंग के टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फिर बनाएंगे, ठीक है। फिर बाकी आपके जो लेक्चर्स होंगे क्रिटिकल थिंकिंग पे होंगे और जो प्लेलिस्ट है वो भी हम क्रिएट कर लेंगे इन वीडियोस का, ठीक है। अच्छा जी, हम एजुकेशनल प्लानिंग के अप्रोचेस आज पढ़ेंगे। व्हाट आर द अप्रोचेस? अप्रोचेस मीन्स कि क्या कहाँ पर एप्लीकेबल है। ये जो एजुकेशनल प्लानिंग है ये आपके पास एप्लीकेबल कहाँ पर है, कहाँ कहाँ तक ये इसको रसाई हासिल है और कहाँ कहाँ हम इस पे काम कर सकते हैं, या ये कहाँ पे आपके पास काम करके आपको कोई बेनिफिट दे सकता है, या कहाँ तक इसकी रसाई है, कहाँ किन एरियाज तक इसकी पहुँच है। तो एजुकेशनल प्लानिंग के हम अप्रोचेस देखेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट अप्रोचेस या मॉडल्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। अच्छे से एक दफ़ा हम समझ लेंगे इसको, फिर हम इसको खुद कर सकते हैं। देखिए the very first one is intra-educational extrapolation model. Second one is demographic projection model, school mapping, and the fourth one is manpower or human resource development approach or model. Number 5 is social demand or model, and the rate of return approach model or the social justice approach or model. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम कौन से अप्रोच की क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, नंबर 1 इज इंट्रा एजुकेशनल एक्स्ट्रा पोलेशन मॉडल। सबसे पहले ये जो वर्ड है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझना है। मींस इसका एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब कोई भी चीज़ जो आपको मालूम है उसकी मदद से आप जो चीज़ आपको मालूम नहीं है उसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन करो, कोई कयास आराई करो, कोई आप अपना माइंड बनाओ, कोई एक आप अपनी जो है वो पेशगोई करो। जो चीज़ मालूम है उसके बारे में उसकी मदद से जो चीज़ें मालूम नहीं है उसकी प्रोडक्शन करना, ठीक है। इंट्रा एजुकेशनल एक्सट्रापोलेशन मॉडल बेसिकली क्या करता है, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, जितना डेटा आपके पास मौजूद है, उसकी मदद से फ्यूचर में जो नीड्स हो सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में या डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम करते हैं, उसकी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, ड्रॉप आउट रेट कितना है, एनरोलमेंट रेट कितना है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। इन चीज़ों को देखते हुए हम इसको कहते हैं इंट्रा एजुकेशनल एक्स्ट्रापोलेशन मॉडल। मतलब हम ड्रॉप आउट रेट को, एनरोलमेंट रेट को देखते हुए और या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर में हमें और क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा हो रहा है उस इलाके में, किसी स्कूल में ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसकी प्लानिंग उस हिसाब से करते हो कि क्यों ज़्यादा हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट क्यों ज़्यादा है, या 8th क्लास तक पहुँचते पहुँचते बच्चों का नंबर कम होता जाता है, ठीक है। 7th क्लास तक उनका नंबर बहुत अच्छा है, या फिफ्थ क्लास तक पहुँचते पहुँचते उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन मॉडल। डेमोग्राफिक नेम इंडिकेट कर रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को देखते हुए, एज डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न्स, इन चीज़ों को देखते हुए किसी भी एरिया के जो ज्योग्राफी है या उसकी जो आपके पास डेमोग्राफी है उसको देखते हुए हम फ्यूचर के एजुकेशनल नीड्स के ऊपर काम करते हैं, या फ्यूचर में जितना हमें जो है वो प्लानिंग करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज सेट करने हम वो देखते हैं। जैसे प्लान फॉर स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। हम देखते हैं किसी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आपके पास किसी एरिया में एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एज के बच्चे मौजूद हैं ज़्यादातर, तो या माइग्रेशन पैटर्न कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ, जैसे समर जोन्स होते हैं, समर जोन में अब आपके पास लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं आपके पास विंटर जोन की तरफ, फिर इसी तरह विंटर जोन के जो हैं वो समर जोन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो उसको देखते हुए जो है ना वो प्लानिंग की जाती है। और फॉर एग्जांपल कोई दूर का आपके पास रिमोट एरिया है, वहाँ पर आपके पास देखा जाता है किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर देखते हैं कि भाई आपके पास 5 to 10 ईयर्स के बच्चे या 12 ईयर्स के ज़्यादा हैं तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल बना देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर एज ग्रुप को देखते हैं कि आपके पास क्या आपके पास इस एरिया में बच्चों की एज है, फिर आपके पास वहाँ पे मिडिल स्कूल और हायर स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है
स्कूल मैपिंग, थर्ड वन इज़ योर स्कूल मैपिंग। अब ये क्या होता है आपके पास, देखिए स्कूल मैपिंग ज़्यादातर आपके पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स एंड देयर सराउंडिंग कम्युनिटीज़, इसमें देखा जाता है कोई स्कूल किस एरिया में मौजूद है, उसकी सराउंडिंग के में कौन से लोग मौजूद हैं, उसको देखा जाता है। एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, नीड्स के ऊपर काम किया जाता है। फिर वहाँ पे प्लानिंग की जाती है, जैसे स्कूल की लोकेशन को देख के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना, रिसोर्सेज की एलोकेशन करना, ये माइक्रो प्लानिंग में भी आता है, ठीक है। मतलब सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया में उस स्कूल के को देखकर आपने प्लानिंग करनी है कि वो एरिया किस एरिया में मौजूद है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कितना चाहिए, और रिसोर्सेज कौन कौन से हमें चाहिए फर्दर, ठीक है। द फोर्थ वन इज देन मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच मॉडल। अब आपके पास ये जो मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच या डेवलपमेंट मॉडल है, ये नेम इंडिकेट कर रहा है, focuses on aligning educational planning with the needs of the labor market and economy। इसमें देखा जाता है आपके पास किसी भी एरिया में जो मैन पावर है वो कितना मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स कितना मौजूद है, कितने लोग मौजूद हैं, उनके ज़रिए वर्क फोर्स को देखा जाता है, कौन किस किस्म का हम काम ले सकते हैं, कौन से स्किल गैप्स मौजूद हैं, कौन से जो है ना आपके पास रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, कौन से हम उनको फ़नी तरबियत दे सकते हैं। मैन पावर को देखना, फिर वहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए उन लोगों की डेवलपमेंट करना, ठीक है, ये इसका काम है। यहाँ पर इसका स्कूल के साथ क्या काम है, इसका स्कूल के साथ ये काम है कि करिकुलम डेवलपमेंट में इसको ऐड किया जाता है कि आप अपने करिकुलम का इसको हिस्सा बनाएं, किसको, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, कि बच्चों को इस एरिया में इन चीज़ों की भी तरबियत दी जाए। स्कूल्स के अंदर सिर्फ स्टडी ना कराई जाए, इन चीज़ों के ऊपर भी आप इनको तरबियत दें, जिसको हम फ़नी तालीम कहते हैं, ठीक है। मतलब आप उनको कोई जो है वो एक्स्ट्रा आप उनको स्किल्स उनकी डेवलप करें, जैसे रिपेयरिंग की स्किल्स हैं, कारपेंटर है, आपके पास रेफ्रिजरेटर की आपके पास रिपेयरिंग है, या आपके पास कुछ इस तरह के स्किल्स हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो वो चीज़ें आप इनके अंदर डेवलप करें। यहाँ इस मॉडल का ये काम है कि वहाँ के लोगों की नीड को देखते हुए, ह्यूमन रिसोर्स को देखते हुए, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, या जो आपके पास वहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उनको देखते हुए हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और उसको करिकुलम में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसका ये काम है। देन सोशल डिमांड अप्रोच मॉडल, नेम इंडिकेट कर रहा है। सोशल डिमांड अप्रोच मॉडल का मतलब क्या है कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, ठीक है। ये जो प्लानिंग है ये की जाती है डिमांड फ्रॉम सोसाइटी। ये आपके पास क्वांटिटेटिव प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, सोशल वैल्यूज़ को सामने रखकर हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसको हम अपने एजुकेशन का हिस्सा बनाकर फिर हम प्लानिंग करते हैं। बुक्स हम चेंज करते हैं, करिकुलम को हम चेंज करते हैं, हम ऐसे चैप्टर्स ऐड करते हैं, ऐसा कंटेंट, ऐसा सब्जेक्ट मैटर ऐड करते हैं जो सोसाइटी की डिमांड है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारी डिमांड है एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक्स में आना चाहिए ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। पेरेंट्स की डिमांड है हमारे बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, आईसीटी पे उनको कमांड होना चाहिए। हमारे बच्चों को आप लोग जो है वो इखलाकी तालीम नहीं दे रहे। हमारा बच्चा पढ़कर तो आता है लेकिन उसमें टॉलरेंस की कमी है, उसमें डिसीजन मेकिंग की कमी है, उनमें आपस में कोलैबोरेशन की कमी है, वो सारा दिन फ़ोन में लगे होते हैं। सो हमें हमें वो हमारा बच्चा प्रोडक्टिव बना के दें। इसको हम कहते हैं सोशल डिमांड। फिर ये वाले मॉडल इनके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच मॉडल, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच मॉडल क्या है, ये आपको इजीली मैं ये समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए इसमें हम इकोनॉमिक बेनिफिट को देखते हैं। इस वाली अप्रोच में हम इकोनॉमिक बेनिफिट को देखते हैं। इसमें कि एजुकेशन आपके पास इन्वेस्ट करता है, फिर देखता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। कॉस्ट और रिटर्न देखा जाता है। अब देखिए एक एक इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जो मैंने डायग्राम बनाई है आपके लिए। कॉस्ट आपके पास क्या है, एजुकेशन आपकी कॉस्ट है। फिर इसमें इस मॉडल में देखा जाता है कि इफेक्टिवनेस कितनी है उसकी, मतलब कितने लिटरेट लोग आए उस एजुकेशन से। फिर उस मैन पावर को हमने कैसे यूज़ किया, कॉस्ट का बेनिफिट हमें क्या मिला,
ठीक है? फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाती है, फर्दर स्कूल्स खोले जाते हैं, फर्दर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, फर्दर टेक्निकल स्कूल्स आपके पास ज़्यादा टीचर्स, कोई प्राइमरी स्कूल है उसको मिडल बनाना, मिडल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल के बाद कॉलेज लाना, फिर उस एरिया में यूनिवर्सिटी लाना। इसमें हम कॉस्ट, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, फिर हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है? ये मॉडल इसके ऊपर काम करता है, ये प्लानिंग इसके ऊपर काम करता है, इसकी अप्रोच ये है, ठीक है? कि किस तरह से हम अपने जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं एजुकेशन से। हमारे पास आ जाता है सोशल जस्टिस अप्रोच। अब सोशल जस्टिस अप्रोच क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, इक्विटी इन प्लानिंग के लिए होता है, ये जितने भी आपके पास डिस्पैरिटीज़ हैं उनको एड्रेस करता है, क्वालिटी एजुकेशन ताकि उन सबको मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपके पास क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें आपके पास नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है? बेसिकली ये आपके पास डिप्राइव्ड जितने भी ग्रुप्स हैं, जिसमें विमेन है, माइनॉरिटी है, डैलिट्स हैं, इनके ऊपर काम करता है। तो ये आपके पास एजुकेशन प्लानिंग की अप्रोचेज़ हो गई, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप जो है किन एरियाज़ में हम एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं, तो आपने इन अप्रोचेस को सिंपली लिखना है कि एजुकेशनल प्लानिंग हम इन एरियाज़ में इसलिए इस पर्पज़ से कर सकते हैं या इधर-इधर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।